सोने पे सुहागा ये है कि अगर एक बंदा जिसकी उम्र 75 साल है, जिसने अपने ख़ानदान के सामने बेइज्जती, यानी वो बात करते हुए उनके आंसू नहीं रुकते, उस बंदे के साथ, और वो जो वीडियो की बात करते हैं आप सोच नहीं सकते उन्होंने बात क्या कर डाली कि आप फिर उनको उठा के ले गए, फिर आपने उनको अरेस्ट कर लिया, फिर आप उनके ऊपर ज़दोकोब कर रहे हैं, फिर आप उनके ऊपर जिस्मानी रिमांड ले रहे हैं। क्या करना है? कब तक? क्या दुनिया में इससे ज़्यादा बदनामी और बेइज्जती हो सकती है जो आपने हमारी कर दी है? इसका ये मतलब है कि पहले भी यही कहा जाता था कि पाकिस्तान में ख़वातीन के कोई हालात नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ के कोई हालात नहीं हैं। हर रोज़ हम कहते थे जी ख़वातीन का बिल आना चाहिए, फ़लाँ चीज़ आना चाहिए। सोशल इंडिकेटर्स जिनको कहते हैं ना, सोशल इंडिकेटर्स, वो हमेशा देखते हैं कि ख़वातीन के हालात कैसे हैं, ख़वातीन के हालात कैसे हैं। और सोशल इंडिकेटर्स के अंदर जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, उसमें देखा गया माँ और बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा मार खाता है पाकिस्तान के अंदर। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी हुकूमत ने आते सार, आपको पता है, ख़वातीन के लिए बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलतें, पढ़ाई की सहूलतें, क्योंकि इस बात में हम यकीन रखते हैं कि आपकी 50% आबादी जो औरतों में मबनी है, अगर हम उनको मजबूत नहीं करेंगे, उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? और ये जुल्म इन्होंने जारी रखा, और जारी करने के अलावा पूरी कोशिश के बावजूद आपके सामने है कि सवादी साहब को फिर पकड़ के ले गए। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह हम सारी कल ख़वातीन रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की है वहाँ जाएंगे। हमने अपना पटिशन देनी है और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने इल्तजा करनी है कि अगर आपने अब भी कोई कदम ना उठाया तो ये पाकिस्तान की ख़वातीन की कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? क्योंकि जो वो हुकूमत ऊपर बैठी हुई है वो तो इतनी बेशर्म है कि उनकी तो शर्म हया ख़त्म हो गई है। उनके घर में शायद माँ बहनें सारी चली गई हैं छोड़ छाड़ के, क्योंकि अगर आप औरों की माँ बहनों के ऊपर इस तरह के बातें करेंगे तो क्या आपकी बची रह जाएंगी? मुझे इसलिए बहुत अफसोस हुआ, और मैंने ख़ास तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अलहदा इसलिए किया कि देखिए हर बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है और हर बंदा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सरापा एहतजाज है। आपका ख्याल है इमरान खान की खातिर जब लोग निकलते हैं तो वो इसलिए निकलते हैं कि आपने हकूक़ की पामाली की है, आप लोगों ने लोगों को तंग करके, परेशान करके, करप्शन के थ्रू हर किस्म का काम किया, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाई। किस चीज़ का नारा लगा के आए थे? ये आए थे नारा कि जो हम महंगाई कम करेंगे, हम फलां कम करेंगे। अरे क्या महंगाई कम की तुमने? तो महंगाई इस वक्त आसमान से लगी हुई है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, तेल की कीमत जो है वो 250 रुपये हो गई, और आपका बिजली का नरखा कहाँ से कहाँ चला गया। आपकी इस वक्त मईशत जो है वो डूबी हुई है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि आपके NRO मिल गया आपको, आपने नैब के कानूनों की तरमीम इस तरह कर डाली कि आप छुट गए। आज नैब जो है एडवर्टाइज कर रही है करप्शन के बारे में, नीचे नाम नहीं लिख रही अपना। आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा इस वक्त लटके हुए हैं हर तरफ के, करप्शन से इनकार कीजिए फला, ऐ नहीं दस्या कि किन्ने क्या करप्शन वाल इनकार कर। वजह यह है कि नैब ने खाक पट्टी, अब कहना कुछ, नैब तो खुद इसमें मुलव्वस हो गई है और उसने उन सारे लोगों को बख्श दिया और माफ़ कर दिया, क्योंकि नायब के नए तरमीम के मुताबिक ये सारे बख्शे गए। और हालात ये हैं, पाकिस्तान इस वक्त किस नहज पे खड़ा हुआ है, और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ यूरोप की सैर कर रहे हैं, तबीयत उनकी ठीक है, यूरोप की सैर कर रहे हैं, और ये भागे जाते हैं छोटे भैया वहाँ से जाके उनसे वो लेने के लिए। सबसे बड़ी ये बात है कि क्या आपका ख्याल है, हमेशा याद रखिए, मर्द ज़रूर एहतजाज करते हैं। जिस दिन औरतें निकल आई ना एहतजाज के लिए, ये मैं बता रही हूँ, जिस दिन सारी औरतें निकल आई एहतजाज के लिए, आपसे रोकी नहीं जाएंगी। वजह यह है कि हमें एहसास है, हमने अपने बाल बच्चों का एहसास है, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, पोतियाँ, नवासियाँ, क्या होगा इनका? जिस मुल्क के अंदर औरत की इज्जत जो है उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो क्या खाक मट्टी होगा? मौलाना फजलुर रहमान
تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے. تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف FIR لکھواؤں گی. یہ میرا وعدہ ہے. پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف FIR لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں اس کا اثر سب پہ ہونا ہے. آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا، آپ ساتھ جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے. اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے. اس انٹیریئر منسٹر نے ناہتھی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا. اس کو کوئی سزا نہیں ملی. اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو. آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے، آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں. یہ ظلم، یہ ایک ظالم حکومت ہے کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے. ہم سپریم کورٹ کے سامنے رجسٹری میں جائیں گے. ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے، کون ہمارا تحفظ کرے گا؟ کون پوچھے گا؟ اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، تم ٹھہرو، تمہارے خلاف FIR کریں گے. اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا، تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا. اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر، یعنی اس مسکین آدمی کو 37 FIR ہیں. 37، جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک کے اوپر دوسری FIR نہیں لکھ سکتے. کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا، آپ نے FIR لکھ ڈالی. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ہم غلط ہیں. کو اللہ سے ڈرو. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس دین کے ہیں، کس مذہب کے لوگ ہیں. وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے. عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے. یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا بھی، اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے. اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. خدا جانے کی نہ دئیے. اور یہ بالکل غلیظ انسان، یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو، پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا وہ تو ایک بڑا آدمی تھا، اچھا انسان تھا، اچھی بات کرتا تھا. تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت. انشاءاللہ تمہارے خلاف FIR لکھیں گے اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے. ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے، اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے. ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. کل انشاءاللہ 11:30 بجے ہم جو رجسٹری ہے اپنا سپریم کورٹ کی، اس رجسٹری میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور ہم اپنی پٹیشن وہاں جمع کروائیں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سارے ایشوز کے اوپر سو موٹو ایکشن لے گا تاکہ عورت کی عزت، چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں گی. جی پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ استعفے دے رہے ہیں یا اسمبلیاں توڑ رہے ہیں؟ مشاورت ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کہاں پر بات؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے وہ تو کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات خان صاحب نے کی ہے، اسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہم سارے جو ہیں خان صاحب کے پیچھے اس بات پہ بالکل اس طرح ایک شیشے پلائی ہوئی دیوار کر. یہ جو لوگ کہہ رہے نا فلاں نہیں جائے گا ٹمکا نہیں جائے گا، بھول جاؤ، ایوری بڈی ول گو انشاءاللہ. جی کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو ایک دفعہ پھر نون لیگ نے یہ مشن سونپا ہے پنجاب کو سر کرنے کا، جیسے پہلے ایک الیکشن کے وقت
खत शुजात साहब से लिखवा लिया गया था, वो कोर्ट ने अब उसका रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन आप समझती हैं कि आसिफ जरदारी अगर दोबारा पंजाब में आते हैं तो इस किले को पीटीआई के देखें माशाल्लाह, देखें इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी दोबारा ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। ये अब ये बात तो छुपी हुई नहीं है ना, वो तो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। और कितने शर्म की बात है, सियासतदानों की क्या इन्होंने इज्जत छोड़ी। वो जो 20 लोटे थे जिनको इन्होंने ख़रीदा, लोगों ने उनकी जो बेइज्जती की है वो तो आपको समझ आ गई होगी। उन 20 में से 20 लोटों के अंदर से 15 जो थे, 15 सीटें हमने जीती, 16वीं भी हमारी थी। और मेरा ख्याल है लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है कि कभी किसी ने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ खड़ा होगा तो वो भूल जाए कि उसको कभी किसी को उसको सपोर्ट मिलेगी। जी ये बताइए कि परवेज भाई साहब भी क्या एक पेज में संधियां तोड़ने वाले मामले में, क्योंकि कल ये बात खबरें चल रही थी कि परवेज भाई साहब जो है खान साहब को मशवरा देंगे कि संधियां ना तोड़ें, ये पीटीआई के जो है नुकसान में जाएंगी, इस हवाले से देखें मेरा ख्याल है जो नुकसान इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है ना, पीटीआई के नुकसान को आप भूल जाएं। जो नुकसान इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप इस वक्त मईशत का इतना बुरा हाल है, आप डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं। हमने थोड़ी कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, उनका अपना मिनिस्टर कह रहा था कि हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं और अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि हमारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आप डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं और हमें तो इस बात की परेशानी है कि हमेशा देखा गया है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी तब आती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जितनी अनस्टेबल इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इमरान खान साहब ने 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ी, 7 जीत गए। मतलब इससे ज़्यादा लोग क्या पैगाम दे सकते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, डर के मारे अब तुम इलेक्शन नहीं लड़े। पहले वो तकरीर देती थी, क्या नाम है वो, मरियम नवाज़, आप लोग बड़े सिंसियर हैं इलेक्शन करवाने के अंदर, तो अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दो। हुण जिसले अनाउंस कर दिता खान साहब ने कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व, दौड़ी भजे फिर ने कि जी किसी तरह असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने तो रोको। मतलब आदम अजीज तारड़ की वापसी है, उनको पहले हटाया गया, अब जो है उनका इस्तीफा जो है मंजूर नहीं किया गया और उनको दोबारा काम करने का कहा गया, इसके पीछे क्या नजर आता है? देखिए ये तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा नून लीग वालों से। वजह ये है कि खुदा जाने इसके पीछे कौन कौन है। खुद ही आप लोग कहते हैं कि ज़्यादा बात ऐसी ना किया करें वरना हमें वो करना पड़ता है। तो बाकी तो तुम समझ ही जाओगे, तुम कह दो तो मैं खुल आके गल कर लेनी है, फिर आप पे रोकनी पड़ेगी। हाँ जी, एक ही सुन के बेटा फिर आपकी बात दी। चल रही है जिसमें तमाम जो माशी माहिरीन है वो इस चीज़ का एडमिट कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो आप नहीं समझती कि एक और मजीद जो डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा है उसके ऊपर मजीद आप लोग कील बरसा देंगे, उसके जख्म जो लगे हुए हैं उसको मजीद गहरा कर देंगे कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मुल्क फिल वक्त फौरी इलेक्शन में चला जाए, क्योंकि जितना पोलिटिकल स्टेबल हो गया मामला चल रहे होंगे शायद इस मुल्क को इकॉनमी को बेहतर होने के टाइम मिल सके। इलेक्शन होता है, सेटअप आता है, पॉलिसियाँ चेंज होगी, मुल्क तो पहले डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। देखो बेटा 7 महीने गुजर गए, एक हुकूमत ने जिसने क्लेम करके आई थी कि उन्होंने हालात आके मईशत के हालात बिल्कुल ठीक कर देने हैं, 7 महीने के अंदर आपके सामने उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। यानी डॉलर की कीमत आते सार वो डार साहब ने फरमाया था कि डॉलर की कीमत मैं वापस 100 रुपये पे ले आऊँगा, 230 235 बाज़ार के अंदर तो 265 पे बिक रहा है। आपकी एलसीज नहीं खुल रही। मैं क्योंकि मेडिकल, आपको पता है मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ है मेरा, मैं बतौर मिनिस्टर इस वक्त मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी कितनी एलसीज इस वक्त रुकी हुई हैं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। यानी मैं ऑर्डर नहीं कर सकती अपना इक्विपमेंट, मैं अपना ऑर्डर नहीं कर सकती अपनी चीज़ें, इस वजह से कि पैसे कोई नहीं है, आपके पास डॉलर्स नहीं हैं जिससे आप अपनी एलसी खोल सके। ये तो आपको पता, खबर हर तरफ चल रही है कि एलसी खोलने की तो इन्होंने क्या किया, 7 महीने के अंदर जो बेड़ा गर्क किया है, आपका ख्याल है और वक्त दिया जाए इनको ताकि आज मज़ीद बेड़ा गर्क कर दे? ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो गए उस दिन इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। वजह यह है कि हर तज्ज़ियाकार ये कहता है कि स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत अहम है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। तो हम तो यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं ताकि ये अनस्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। जी बच्चे,
आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, रवादारी भी तो बेटा एक हद तक चल सकती है ना। दूसरा बंदा खलोगे तो गालां काट रहा होवे, मतलब फजलुर रहमान साहब हमें गालियाँ निकालें, बुरा भला कहें और जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें हम कहें माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम, तो इस तरह की रवादारी तो नहीं हो सकती ना। उनके खिलाफ FIR ही लिखी जा सकती है ना। मैंने तो कोई गलत ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की, पर उनके खिलाफ FIR ज़रूर इंशाल्लाह लिखवाऊंगी। वजह यह है कि जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, क्या वो ज़ेब देती है किसी लीडर को? और वो PDM के सरबराह हैं, यानी PDM का अब्बा है इसलिए, और वो अब्बा साहब है फरमा रहे ने। तो जी दसो, इज़ दिस द लैंग्वेज दैट यू वांट कि ये आपके जो सियासतदान हैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल करें? उसको शर्म नहीं आई? हाँ जी जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल तुझे आ जाना सारा बाल बच्चा है। उन्होंने कहा ऐसे लोग हैं, कुछ छोड़ना हो। ये आज की कुछ मेरे मुंह, मैंने कहा कोई मेरे मुंह मौलाना फजलुर रहमान की गल ना। मैंने कहा आज आपकी पंच लाइन है PDM का अब्बा।